Hello learners, welcome to this brand new series on Integral Calculus with Fractal Frontier Math। इस कोर्स का पहला चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन, जो इंटीग्रल कैलकुलस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एक पावरफुल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बीटा और गामा फंक्शन क्या होते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये दोनों फंक्शंस ऐसे स्पेशल मैथमेटिकल टूल्स हैं जो इंटीग्रेशन, फैक्टोरियल और रियल एनालिसिस के बीच एक डीप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। गामा फंक्शन बेसिकली फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का जनरलाइजेशन है। जैसे हम कहते हैं एन फैक्टोरियल, जो कि केवल इंटीजर्स के लिए डिफाइन होता है। गामा फंक्शन फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को नॉन इंटीजर और रियल वैल्यूज के लिए एक्सटेंड करता है। और बीटा फंक्शन एक सिमेट्रिक रिलेशन के थ्रू गामा फंक्शन से कनेक्टेड है। दोनों मिलके कैलकुलस के कई एडवांस रिजल्ट्स का बेस बनाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए, ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल से अभी फेमिलियर नहीं हैं, जैसे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। ये आपको इस सीरीज के सारे डेरिवेशंस और प्रूफ को इजीली समझने में हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स पर एक सेपरेट डिटेल सीरीज बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपके कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं और इस वीडियो पर 500 से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, मैं एक डेडिकेटेड इंटीग्रल सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रल्स को डिटेल में समझेंगे। आगे हम स्टेप बाय स्टेप बीटा और गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी, रिलेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ना सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बल्कि हायर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। Let's begin our journey into the world of integral calculus, starting with the fascinating study of beta and gamma functions. So, beta functions एक विशेष फंक्शन यानी कि स्पेशल फंक्शन होते हैं जिन्हें आयलर का प्रथम समाकल भी कहा जाता है। इसे बीटा m, n से लिखा जाता है तथा इसे इस फंक्शन से डिफाइन किया जाता है। बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x raised to the power m minus 1 and 1 minus x raised to the power n minus 1. Okay. For this integral, तो कन्वर्जेंस कंडीशन उठती है कि रियल पार्ट ऑफ m एंड रियल पार्ट ऑफ n दोनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, जहाँ पर m और n कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम m और n रियल नंबर्स लेते हैं तो सिंपली हम कहेंगे कि m और n दोनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब हम बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। दैट इज कि जो दो वेरिएबल्स हैं m और n, इनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज बीटा m, n इक्वल टू बीटा n, m। इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। बीटा m, n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 with respect to x। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। y इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस, दैट इज हम x को y से चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस x। डेरिवेटिव करेंगे तो dy इक्वल टू माइनस dx। साथ के साथ x की जो लिमिट्स है वो 0 और 1 है, तो इसे भी हम y में कन्वर्ट करेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू आता है 1। जब x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है y इक्वल टू 0। सो अगर हम 1 में x को y से चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी इंटीग्रल 1 to 0 x है, x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस y और 1 माइनस x की जगह हो जाएगा y। तो इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 1 माइनस y रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड y रेज टू द पावर n माइनस, और इस dx की जगह आ जाएगा माइनस dy।
इस माइनस साइन को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 y raised to the power n minus 1 and 1 minus raised to the power m minus 1. ओके, हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे कि जब लिमिट को हम चेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करते हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करते हैं तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है. ओके, सो इस माइनस और इंटीग्रल का लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो इंटीग्रल की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और जो माइनस साइन आएगा वो इस माइनस साइन के साथ मर्ज होके प्लस में चेंज हो जाएगा. अब ये जो डेफिनेशन है वो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है जहाँ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है n एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट है m. तो ये इंटीग्रल पूरा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा बीटा फंक्शन n, m. तो यही हमें प्रूफ करना था, बीटा m, n इक्वल टू बीटा n, m. अब हम बीटा फंक्शन की सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि एक तरीके से बीटा फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन है. बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity x raised to the power minus 1 divided by 1 plus x raised to the power n plus n. सो इसे प्रूफ करने के लिए सेम पहले वाले मेथड को यूज करेंगे. सबसे पहले बीटा फंक्शन की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो अप्लाई करेंगे और फिर इस पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे वेरिएबल x को y में चेंज करके. तो बीटा एम एन की डेफिनेशन है 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1. तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस 1. ओके, तो डेरिवेटिव करने पर dx इक्वल टू इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सेकेंड को हम रीअरेंज करते हैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करने के लिए. तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई. तो मल्टीप्लाई करके इसे हम रीअरेंज करेंगे और फिर यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलती है x अपॉन 1 माइनस एक्स. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है x इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई और यहाँ से dx आ गए हम. अब हम इसकी लिमिट्स को चेंज करेंगे. तो सबसे पहले लोअर लिमिट 0 को y की लिमिट में चेंज करेंगे. तो x इक्वल टू 0 जब यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू इंफिनिटी. अब हम इस सब्स्टिट्यूशन को 1 में यूज करेंगे और इस इंटीग्रल को 0 टू इंफिनिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई हियर एंड हियर एंड dx इक्वल टू dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल जो है चेंज हो जाएगा. सिंस लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी में चेंज हो रही है तो इस इक्वेशन 1 की जो लिमिट है वो इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी में चेंज हो जाएगी. तो x की जगह हम रखेंगे y अपॉन 1 प्लस वाई और 1 माइनस x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये dx की जगह. ये सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई जो कि सिंपली होता है 1 अपॉन 1 प्लस की पावर n माइनस वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे आ रहा है जो y की पावर 1 m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई की पावर आ रही है m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 2. सो 1 प्लस y raised to the power n minus 1 plus n minus 1 plus 2. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी y raised to the power m minus 1 डिवाइडेड बाई 1 plus y raised to the power m plus n. डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी वेरिएबल x को t से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल की लिमिट्स और वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो सिंपली हम क्या करेंगे इस y को वापस हम x से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू द पावर m प्लस n. ओके, अब हम बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि बीटा फंक्शन की
एक डेफिनेशन है साइन और कोस थीटा की टर्म में। तो ये कहती है कि बीटा फंक्शन जो है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m minus 1 theta cos raised to the power 2n minus 1 theta d theta। तो इस तरीके से ये बीटा फंक्शन का साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। इसे भी हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे जैसा हमने फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। इसको साइन और कोसाइन में चेंज करने के लिए तो इस इंटीग्रल को ध्यान से देखेंगे तो हम x को साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से साइन थीटा भी मिल जाएगा और कोस थीटा भी मिल जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। लिमिट्स को चेंज करेंगे तो जब x इक्वल टू 0 इसमें यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो जो इंटीग्रल 1 है वो चेंज हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। एक्स की जगह रखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर n माइनस 1 और dx की जगह रख देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा डी। अब इसे सिंपली रीअरेंज करेंगे। कांस्टेंट टर्म 2 है वो इंटीग्रल के साइन के बाहर आ जाएगी। यहाँ साइन की पावर बनेगी साइन स्क्वायर की पावर m माइनस 1 है तो ये चेंज हो जाएगी साइन की पावर 2m माइनस 2। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा में और इसकी पावर है n माइनस 1 तो ये बनेगा कोस रेज टू द पावर 2n माइनस 2 थीटा। यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। यहाँ साइन की पावर है 2m माइनस 2 और यहाँ पावर है 1 तो 2m माइनस 2 प्लस 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2m माइनस 1 में। सिमिलरली कोस की पावर हो जाएगी 2n माइनस 1 थीटा। तो इस प्रकार से हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। अब हम गामा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो गामा फंक्शन को आयलर का द्वितीय समाकलन सेकेंड इंटीग्रल ऑफ आयलर्स कहते हैं तथा इसे गामा z से डिनोट किया जाता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है तो गामा z इक्वल टू होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर z माइनस 1 dx। यहाँ पर समाकलन के कन्वर्जेंस के लिए इस z का जो वास्तविक भाग है रियल पार्ट ऑफ z वो धनात्मक होना चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब है कि ये समाकल तभी अभिसारी होगा जब रियल पार्ट ऑफ z जो है वो पॉजिटिव हो। अगर मान लो कि z जो है रियल नंबर है तब हम सिंपली ये कहेंगे कि इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के लिए z जो है वो धनात्मक होना चाहिए। अब इसका एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस फॉर्मूला है जो किस प्रकार से है कि गामा n प्लस 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं n गामा n के रूप में। ओके, ये एक यूजफुल फॉर्मूला है जिससे हम गामा फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन से गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस। तो हमें चाहिए गामा n प्लस 1 तो हम n की जगह n प्लस 1 रख देंगे तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस x रेज टू द पावर n की जगह हमने रख दिया n प्लस 1 तो ये हो जाएगा x की पावर n। अब इस इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए हमें दो फंक्शन का मल्टीपल होता है उसमें एक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को हमें सेकंड फंक्शन मानना होता है। जब x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम जनरली x को फर्स्ट फंक्शन के रूप में मानते हैं और एक्सपोनेंशियल x को सेकंड फंक्शन के रूप में मानते हैं। तो इसे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल करेंगे, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो 0 टू इंफिनिटी है। इसे सॉल्व करेंगे x टू रेज टू द पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस x का इंटीग्रल होता है माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस इंटीग्रल n x रेज टू द पावर n माइनस 1 और इंटीग्रल हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x।
इस पर लिमिट जो है अप्लाई हो रही है 0 टू इन्फिनिटी। सिंस हम इन्फिनिटी को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो इसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे और यहाँ जो इंटीग्रल है इसमें लिमिट लेंगे 0 टू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टू द पावर n की लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट a। यहाँ पर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू a एंड दिस। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले a अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस a टू द पावर n प्लस n एक्सपोनेंशियल माइनस x टू द पावर n माइनस 1। तो अब लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये एक आपका पोलिनोमियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो पोलिनोमियल फंक्शन को डोमिनेट करता है, तो इस वजह से यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस a जो है वो 0 को कन्वर्ज करेगा और इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है पोलिनोमियल फंक्शन, बट ये नॉन डोमिनेटिंग टर्म है तो ओवरऑल इसकी जो लिमिट होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी प्लस n। लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर एक ही जगह हम सीधा इन्फिनिटी रख देंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सो ये n और ये जो है आपका इंटीग्रल वो गामा n की डेफिनेशन है, तो हमारे पास आ गया गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज नेचुरल नंबर है तो हम गामा n प्लस 1 को n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज कि जो गामा फंक्शन होता है वो फैक्टोरियल का एक एक्सटेंशन होता है, क्योंकि फैक्टोरियल केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया जाता है जबकि गामा फंक्शन रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी। तो इसे प्रूव करने के लिए हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करेंगे जो कि गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो गामा n इक्वल टू आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 जो कि एक्स रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1। तो ये इंटीग्रल मिलेगा हमें 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। इसका इंटीग्रल करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें गामा 1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और 1 को हम लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल। अब हम रेफरेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि क्या था हमारे पास गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसमें हम n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा 2, तो गामा 2 हमें मिलेगा 1 गामा 1 और गामा 1 की वैल्यू हमें पता है 1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें गामा 2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा गामा 3 इक्वल टू 2 गामा 2 और गामा 2 की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल जो कि मिलेगा हमें 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है कि जो n फैक्टोरियल है उसे हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से गामा 4 हो जाएगा 3 गामा 3 और गामा 3 की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। गामा 5 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और गामा n प्लस 1 जो है उसे हम लिख सकते हैं n गामा n और गामा n को लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि हमें मिलेगा n फैक्टोरियल। तो गामा n प्लस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल के बराबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर स्मॉल n। हम कुछ स्पेशल रिजल्ट्स के लिए देखेंगे तो हमने जो प्रूफ किया है रिलेशन गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है। अब हम देखते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 हो तब क्या होगा। तो जो रेफरेंस रिलेशन है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, इसको हम रिराइट कर सकते हैं गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। ओके, अब इसमें n इक्वल टू 0 जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो गामा 0 इक्वल टू हो जाएगा गामा 1 अपॉन 0। गामा 1 की वैल्यू है 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 को जो है हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो हमारे पास गामा 0 आ गया इन्फिनिटी। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। तो मान लिया कि n जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर है,
तो n को हम लिख सकते हैं -p, जहाँ p जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ओके, तो हम रेफरेंस रिलेशन का यूज करेंगे जो कि गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ हम पहले n इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो गामा -1 हो जाएगा -1 + 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा गामा 0 अपॉन माइनस। गामा 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि क्या होगा आपके पास, नेगेटिव इन्फिनिटी। इसी प्रकार से गामा 2 आपका नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। हम इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जब n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स हो तो गामा फंक्शन की वैल्यू जो है -इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो हम सिमिलर रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है जब n पॉजिटिव इंटीजर है, गामा 0 जो है वो इन्फिनिटी को डाइवर्स करता है, और गामा -n जहाँ n पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो गामा -n जो है वो -इन्फिनिटी को डाइवर्स करता है। इस वीडियो में बीटा और गामा फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशंस और उनकी कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया है। अगले लेक्चर में हम इन दोनों फंक्शंस के बीच का रिलेशनशिप, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए गामा फंक्शन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, मैं सभी क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और कोई टॉपिक या एग्जाम्पल अगर मेंशन नहीं किया है तो वो अगले लेक्चर में सोल्व किया जाएगा। नोट्स की PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग मैथमेटिक्स विथ क्यूरियोसिटी।